दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। आज की तारीख में श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया हुआ है, तो सबसे पहले इसी फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये कह रहे हैं कि मैंने तो ये कहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अरे भाई साहब, अपनी तरफ से स्टोरी बनाना बंद कीजिए। जो आपके दिमाग में बस गया है उसको दुनिया को बताना बंद कीजिए। जब ये फिल्म रिलीज हुई उस वक्त मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था और वो मेरा रिव्यू यूट्यूब पर अभी भी अवेलेबल है, मैंने डिलीट नहीं किया है। आप उस रिव्यू को देख लीजिए। मैंने कहा था कि ये फिल्म तकरीबन 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, और अगर एक 40 CR बजट की फिल्म 300 CR का बिजनेस करती है तो फिल्म ब्लॉकबस्टर है, हिट भी नहीं है, सुपर हिट भी नहीं है। ना ही तो मैं भूत हूं और ना ही मैं खुदा हूं कि मैं पहले ही दिन एग्जैक्टली ये बता पाता कि ये फिल्म तकरीबन 500 करोड़ का बिजनेस करेगी। मेरे हिसाब से इस फिल्म को तकरीबन 300 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए था, और वही मैंने कहा था। तो हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई मैंने कहा था कि 300 CR का बिजनेस करेगी, जबकि ये फिल्म तकरीबन 500 CR का बिजनेस करेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी नहीं था जो ये कह रहा था कि ये फिल्म 500 CR का बिजनेस करेगी। जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनकी भी उम्मीद ये थी कि ये फिल्म तकरीबन 200 CR का बिजनेस करेगी लाइफ टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने फिल्म को अच्छा या बुरा जरूर कहा था, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, ये फिल्म बिजनेस नहीं कर पाएगी। बॉलीवुड में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जैसा कि इस फिल्म ने किया है, और यही वजह है कि बॉलीवुड चल रहा है, बॉलीवुड जिंदा है। तो जो इस फिल्म का बिजनेस 500 CR होने वाला है वो एक नॉर्मल बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक चमत्कार है। बाहुबली के डायरेक्टर राजामौली को आप सभी जानते हैं और सभी लोग उनको एक बहुत ही सीधा साधा जेंटलमैन समझते हैं। लेकिन अब राजामौली साहब ने कुछ ऐसा कहा है कि वो खबरों में आ गए हैं। उनको बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको बुरा भला भी कह रहे हैं। राजामौली ने कहा है कि मैं रावण को ज्यादा पसंद करता हूं, रावण मेरा फेवरेट है, राम जी को मैं इतना पसंद नहीं करता। तो अगर राजामौली साहब ये कह रहे हैं कि भाई राम जी को मैं ज्यादा पसंद नहीं करता बल्कि मैं तो रावण का फैन हूं, तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि राजामौली राम जी को भगवान नहीं मानते। कुछ दिनों पहले ऐसा ही कुछ कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी कहा था। उसने भी यही कहा था कि भाई रावण ने जो किया है वो सही किया है, रावण प्यार में था और प्यार में सब कुछ जायज होता है। मेरे नाम से प्रतीत होता है कि मैं मुस्लिम हूं, तो जाहिर सी बात है मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये धर्म की बात है। नहीं तो सच्चाई तो यही है कि मैं भी रावण का फैन हूं, मैं भी रावण को बहुत पसंद करता हूं। और मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वान भी ये मानते हैं कि रावण एक पंडित नहीं था बल्कि महापंडित था, महाज्ञानी था। वो एक बहुत ही काबिल इंसान था। यही वजह है कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो रावण के फैन हैं, रावण को बहुत पसंद करते हैं। गरीब एक्ट्रेस पेप्सी पन्नू का फिर से इस बात को लेकर दर्द छलका है कि उसने एक गरीब इंसान से शादी की है। पेप्सी पन्नू ने कहा है कि मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो मेरे हस्बैंड के बारे में नहीं जानते हैं। मेरा हस्बैंड एक टेनिस प्लेयर है और आज की तारीख में वो एक कोच भी है। मैं पेप्सी पन्नू से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैडम जी, आपको हम लोगों पर तरस खाने की जरूरत नहीं है जो आपके हस्बैंड को नहीं जानते, बल्कि आपको अपने हस्बैंड पर तरस खाने की जरूरत है जिस बेचारे को कोई नहीं जानता। ये बात मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि दुनिया में गरीब आदमी की कोई पूछ नहीं है, दुनिया में गरीब आदमी को कोई भाव नहीं देता, दुनिया में गरीब आदमी को कोई जानना नहीं चाहता। तो आपका हस्बैंड बेचारा इतना गरीब इंसान है कि उसके बारे में कोई भी क्यों जानना चाहेगा, मीडिया उसके बारे में क्यों बात करना चाहेगा। तो अब आपका दर्द बार बार छलक उठता है ये कहकर कि भाई आपके हस्बैंड को कोई नहीं जानता, लेकिन हकीकत यह है कि ये दर्द आपका जिंदगी भर छलकता ही रहेगा, क्योंकि जिंदगी भर मीडिया उसको कभी भी कोई भाव देने वाला नहीं है। दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस फिर से फुल फॉर्म में आ गई है। easemytrip.com नाम की एक बहुत बड़ी ट्रेवल कंपनी है जो दुनिया भर के देशों के लिए एयर टिकट्स प्रोवाइड करती है, होटल बुकिंग्स भी करती है। अब इस कंपनी ने जैकलिन फर्नांडिस को एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी कंपनी easemytrip.com के ओनर निशांत पिट्टी की मां रेनू पिट्टी जी फिल्म इमरजेंसी की निर्माता हैं। फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर बहुत अच्छा है। ये फिल्म अगले महीने 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है और ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये कंपनी easemytrip.com आज की तारीख में फुल फॉर्म में है। इसके ओनर निशांत पिट्टी भी फुल फॉर्म में चल रहे हैं। करण जौहर साहब बॉलीवुड के एक बहुत बड़े निर्माता हैं, लेकिन आज की तारीख में उनका वक्त कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। आप सभी
जानते हैं कि करण जौहर ने आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया था। और जब करण ने इन तीनों को लॉन्च किया होगा तो उस वक्त यही सोचकर किया होगा कि भाई आने वाले वक्त में ये बहुत बड़े सुपरस्टार्स बन जाएंगे और धर्मा की बड़ी बड़ी फिल्में करते रहेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। करण जौहर की प्लानिंग के मुताबिक कुछ भी नहीं चल रहा है। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में वरुण धवन धर्मा की कोई फिल्म नहीं कर रहा है। आज की तारीख में सिद्धार्थ भी करण की कोई फिल्म नहीं कर रहा है। आलिया भट्ट भी करण की कोई फिल्म नहीं कर रही है। कहने का मतलब यह है कि करण जौहर ने जिनको लॉन्च किया था, स्टार बनाया था, वही करण के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वही करण को धोखा दे रहे हैं। और इसका मतलब यह भी हुआ कि सिद्धार्थ, वरुण और आलिया ऐसा मानते हैं कि करण जौहर बढ़िया फिल्में नहीं बनाता है। और इससे यह भी साबित हो जाता है, जो मैं हमेशा कहता हूं, कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है। बॉलीवुड में हर इंसान चढ़ते सूरज को सलाम करता है। बॉलीवुड में हर इंसान उस निर्माता निर्देशक के साथ काम करना चाहता है जिसकी फिल्में हिट हो रही हो। जिसकी फिल्में फ्लॉप हो रही हो उसके साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता, उसके अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है। मीडिया में खबर आ चुकी है कि टिप्स वाले रेस 4 बना रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि रेस 3 में सल्लू था, जो फिल्म बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई जब रेस 3 डिसास्टर थी तो रेस 4 क्यों बनाई जा रही है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि रेस 4 में फिर से सैफ अली खान आ गया है और सिद्धार्थ मल्होत्रा आ गया है, यानी कि दोनों में से कोई भी सुपरस्टार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म को शायद बड़े स्केल पर नहीं बनाया जाएगा, इस फिल्म को बहुत ही छोटे बजट के साथ बनाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का बजट ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 करोड़ रुपए रहेगा, क्योंकि फिल्म की रिकवरी नहीं है अगर ये दोनों फिल्म में हैं तो। लेकिन इस फिल्म के साथ जो सस्पेंस है वो यही खत्म नहीं हो जाता। अगर आपको याद हो तो रेस 1 और 2 अब्बास मस्तान साहब ने डायरेक्ट की थी और रेस 3 को डायरेक्ट किया था कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने। उस बेचारे का कैरियर इस फिल्म के फ्लॉप होने के साथ ही खत्म हो गया था। और मैं आपको ये बता दूं कि जब रेमो इस फिल्म का डायरेक्शन करने के लिए हामी भर रहा था तो रेमो ने मुझसे पूछा था कि मैं फिल्म करूं या नहीं करूं, और मैंने रेमो साहब से सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई साहब अगर आप इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे तो ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होने वाली है, इसके बाद आपका कैरियर खत्म हो जाएगा, मैं लिख करके दे सकता हूं। और जो मैंने कहा था वही हुआ था। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि रेस 4 को डायरेक्ट कौन करेगा। पुराने जमाने कि एक हीरोइन है रिमी सेन, जो बिग बॉस में भी आई थी। आज की तारीख में कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि न्यूज में आती रहती है। भाई आप सभी जानते हैं कि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन ही रहती है। कोई ना कोई काम वो ऐसा करती रहती है कि न्यूज में बनी रहे, लोग उसको जानते रहें। और बस इसी स्कीम के तहत रिमी सेन भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करती रहती है। कुछ दिनों पहले रिमी ने कहा था कि उसको एक किसी इंसान ने चीट कर लिया है और उस पर उसने केस किया है। अब रिमी ने उस कार कंपनी पर केस कर दिया है जिस कार को वो चलाती है। ये कार है रेंज रोवर। उसने कहा है कि भाई मेरी कार का पीछे का कैमरा खराब हो गया है, वो कई बार मैंने रिपेयर कराया है, इसके बावजूद भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। और जब मैं गाड़ी पीछे हटा रही थी तो मेरी गाड़ी खंबे में टकराई क्योंकि वो कैमरा काम नहीं कर रहा है। और अगर खंबा ना होता, कोई पीछे आदमी होता तो वो मर जाता, तो मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा केस हो जाता। तो यही वजह है कि रिमी ने कंपनी पर 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर दिया है। रिमी का कहना यह है कि क्योंकि आप लोगों ने मेरी कार का कैमरा सही से रिपेयर नहीं किया तो मुझे कम से कम 50 करोड़ रुपए का हर्जाना चाहिए। सही जा रही हो रिमी मैडम जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना न्यूज में रहने के लिए। बिल्कुल ठीक कर रही हो आप। आप सभी जानते हैं जब से फिल्म एनिमल रिलीज हुई है तब से इस फिल्म के बारे में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती है। कोई ना कोई इस फिल्म को अच्छी या बुरी कहता रहता है। आप सभी जानते हैं कि जावेद अख्तर साहब ने भी इस फिल्म को लेकर कुछ कहा था, फिर इस फिल्म के डायरेक्टर वेंगा रेड्डी ने उनको जवाब दिया था। वो कंट्रोवर्सी काफी दिनों तक चली थी और इसके बाद भी बॉलीवुड के कई लोगों ने इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसा कहा था जो इसके डायरेक्टर संदीप वेंगा रेड्डी को पसंद नहीं आया था। रेड्डी ने उनको रिप्लाई भी किया था। अब राजकुमार राव ने भी इस फिल्म के बारे में बात की है। राजकुमार ने कहा है कि मैंने भी फिल्म एनिमल देखी है और इसमें जो रोल रणबीर कपूर ने किया है उसका जो कैरेक्टराइजेशन है उससे मैं ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि उसको फिल्म के एंड में भी एकदम हीरो दिखाया गया है जबकि वो एक क्रिमिनल है। राजकुमार ने कहा कि SRK ने भी देवदास में ऐसा कुछ रोल किया था लेकिन फिल्म के एंड में उनको मार दिया गया था। तो एनिमल में भी रणबीर कपूर को मर जाना चाहिए था क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, उसका हशर खराब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया गया। दिखाया गया है कि वो क्रिमिनल है, इसके बावजूद भी वो एकदम शेर है। एंड में ऐसा दिखाया गया है कि
अब वो पार्ट 2 में भी आएगा। लेकिन मैं राजकुमार के साथ इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उस कैरेक्टर को मर जाना ही चाहिए था। अगर पब्लिक को रणबीर का काम पसंद आया है, रणबीर का कैरेक्टर पसंद आया है, और अगर पब्लिक उस कैरेक्टर को हीरो मानती है, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई उसका मरना जरूरी ही है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, उन सभी में कुछ ना कुछ कालाकांडी होती ही है। उन सभी इंडस्ट्रीज में लड़कियों का मिसयूज होता ही है। कुछ सालों पहले मलयालम फिल्मों की एक एक्ट्रेस को मलयालम फिल्मों के एक बड़े एक्टर ने किडनैप कर लिया था। उसके साथ बहुत ही बदतमीजी की गई थी, उसकी वीडियो बनाई गई थी। उसके बाद उस हीरो को अरेस्ट किया गया था और उसी वक्त सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका काम ये जानना था कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, लड़कियों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता है या कितना अच्छा बर्ताव किया जाता है। अब कई सालों के बाद हेमा कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट ने हंगामा मचा दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये रिपोर्ट कई सालों से रेडी थी, लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को रिलीज नहीं कर रही थी और अब फाइनली सरकार ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी लड़कियां काम करती है, बिना कंप्रोमाइज के किसी को भी कोई काम नहीं मिलता। जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स हैं वो एक नंबर के गुंडे हैं, वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं बिना किसी से डरे। ये रिपोर्ट तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आई है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे भी ज्यादा घटिया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसको किसी फिल्म को करने के लिए 2-4 लोगों के साथ सोना नहीं पड़ता। जो भोजपुरी एक्टर हैं वो स्टेज पर भी ऐसी बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला कि मैंने इसकी ली है, इसने उसकी ली है, उसने उसको दी है। आप कितने ही वीडियो देखिए जिसमें पवन सिंह और खेसारी लाल जैसे अनपढ़ गंवार ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जो लड़कियां भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं उन्होंने खुद मुझे बताया है कि खेसारी लाल, पवन सिंह ऐसे सभी एक्टर्स हैं जो किसी भी लड़की के साथ बिना उसके साथ सोए काम नहीं करते। तो जो हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा गया है उससे 10 गुना ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है। और मैं आपको यह भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि साउथ की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं वो सब इसी तरह से काम करती हैं। वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री हो, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री हो या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री हो, वहां ऐसा किया जाता है कि जब लड़की को साइन किया जाता है तो उसको बोला जाता है, वहां अम्मा बोलते हैं, अम्मा ये प्रोड्यूसर है, ये डायरेक्टर है, ये एक्टर है, आपको सबके साथ सोना पड़ेगा। आप बताओ पैसे कितने लोगी? अगर आपको बॉलीवुड में 25 लाख मिलते हैं तो हम आपको 50 लाख देंगे, हम आपको 75 लाख देंगे, हम आपको 1 करोड़ देंगे, लेकिन सोना आपको सबके साथ है। और वहाँ एक बात और भी बहुत कमाल की है कि लड़की गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, एक्टिंग आए या ना आए घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस वो सबके साथ सोने के लिए तैयार होनी चाहिए, तभी उसको फिल्म मिलती है। और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो कंगना दीदी नेशनल टीवी पर बैठकर ये कह चुकी है कि भाई बॉलीवुड में किसी भी लड़की को काम नहीं मिलता बिना किसी के साथ कंप्रोमाइज किए। ईशा कोप्पिकर भी ये कह चुकी है, नीना गुप्ता भी ये कह चुकी है। जब इतनी सारी बॉलीवुड की नॉन लड़कियां ये कह रही है तो जाहिर सी बात है ये सच होगा, तभी तो कह रही हैं, नहीं तो वो ऐसा क्यों कहेंगी। तो हकीकत ये है कि जो हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कहा गया है वो सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं उन सब में यही होता है। अब ये उन लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है जो फिल्मों में काम करने जाती है कि उनको ये करना है या नहीं करना है। कोई जबरदस्ती तो शायद नहीं करता। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज की तारीख में जैकलिन फर्नांडीज फुल फॉर्म में है। अब जैकलिन फर्नांडीज को हाउसफुल 5 के लिए साइन कर लिया गया है अक्षय कुमार के अपोजिट। इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने लंदन में शुरू होने वाली है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन भी है, रितेश देशमुख भी है, इस फिल्म में फरदीन खान भी है और मेरे हिसाब से इस फिल्म में कम से कम 3 से 4 और लड़कियां भी आने वाली हैं। उनमें से शायद एक पूजा हेगड़े होगी और देखना होगा कि बाकी किन किन लड़कियों को इस फिल्म में काम करने का चांस मिलता है। उन लड़कियों के नाम का ऐलान इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अभी तोड़ पानी चल रहा होगा, डील चल रही होगी। जब डील फाइनल हो जाएगी तो नाम भी अनाउंस कर दिए जाएंगे, बात खत्म हो गई है। दोस्तों, एक मराठी फिल्मों का एक्टर है श्रेयास तलपड़े। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो बॉलीवुड की पार्टियों में जाता ही नहीं है क्योंकि वहां कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसको पसंद नहीं है। और अगर आपको याद हो तो 2-3 दिन पहले कंगना ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। और मैं आपको ये बता दूं कि फिल्म इमरजेंसी में कंगना भी है, श्रेयास तलपड़े भी है, यानी कि इमरजेंसी के दोनों एक्टर एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन मैं श्रेयास भाई से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, बॉलीवुड में वो ऐसा कौन सा आदमी है जो आपको अपनी पार्टी में इनवाइट करता है?
मुझे नहीं लगता आपको कोई इनवाइट करता होगा। तो जब आपको कोई इनवाइट करता ही नहीं मेरे भाई, तो आप जाओगे कैसे, वो तो बताओ। तल पड़े भाई साहब, हकीकत ये है कि आप इतने बड़े फ्लॉप हो कि कंगना ने आपको काम दे दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी बॉलीवुड वाला आप जैसे फ्लॉप एक्टर को अपनी पार्टी में कभी बुलाएगा ही नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म लॉ एंड वॉर की शूटिंग अक्टूबर में शुरू करने वाले हैं, ये फाइनल हो गया है। इस फिल्म में एक्टर कौन है? रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कल्लू भाई। लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूं कि इस फिल्म का नाम इन एक्टर्स पर फिट नहीं बैठ रहा है। भाई फिल्म का नाम है लव एंड वॉर, यानी कि लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है। तो आलिया भट्ट को पाने के लिए दोनों हीरो लड़ेंगे। मुझे ये बताइए कि आलिया भट्ट को पाने के लिए कल्लू भाई क्यों लड़ेगा रणबीर से, ये तो बताइए। तो मैं संजय से आज भी यही कहना चाहूंगा कि भाई साहब आलिया को निकाल दीजिए और कैटरीना कैफ को इस फिल्म में रखिए, तब ये कहानी 100% करेक्ट बैठती है कि भाई कैटरीना के लिए रणबीर कपूर और कल्लू भाई लड़ेंगे लव एंड वॉर, और इन द एंड होगा क्या? कल्लू भाई जीत जाएगा और रणबीर कपूर हार जाएगा। कैटरीना को कल्लू भाई रणबीर कपूर से छीन लेगा, बात खत्म ना। बात को समझो संजय भाई, क्यों नहीं समझ रहे हो यार? दोस्तों, पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा फिर से इंडिया आ गई है। ये हर 2-4 महीने के बाद बेचारी इंडिया आ जाती है पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि जो इंडिया का मीडिया है वो इसको बहुत बड़ी सुपरस्टार मानता है। तो ये जैसे ही इंडिया आती है वैसे ही मीडिया इसके पीछे पीछे रहता है, और अमेरिका में इसको कोई पूछता नहीं। वहां का कोई मीडिया वाला इसका फोटो भी लेने के लिए तैयार नहीं है, न्यूज तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये बेचारी हॉलीवुड की बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर एक्ट्रेस है, वहां के छोटे छोटे सीरियल्स में काम करती है। अब हॉलीवुड का मीडिया ऐसी एक्ट्रेस के बारे में क्यों बात करेगा जो छोटे छोटे सीरियल्स में काम करती हो? तो दीदी प्रियंका चोपड़ा अपने भतीजे निक को लेकर इंडिया आ गई है, और साथ ही अपने भाई अभिषेक का रोका भी करा दिया है किसी लड़की के साथ। मैं आपको ये बता दूं कि इस मीठे की एक बार पहले शादी हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है। अब इसकी सेकंड बार शादी होगी, और ये शादी भी कितने दिन चलेगी कह नहीं सकते, क्योंकि ये मीठा है, ये मैं आपको बता दूं। और साथ ही प्रियंका दीदी ने एक और काम किया है। प्रियंका ने एक मराठी फिल्म की है जिसका नाम है पानी, उसका भी थोड़ा बहुत प्रमोशन कर रही है। यानी कि जब इंडिया आए हैं तो सभी काम निपटा लिए जाए, समझ रहे हो? आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि जो कास्टिंग डायरेक्टर अभिषेक बैनर्जी है, इसको फिल्मों में बड़े बड़े रोल कैसे मिलते हैं? इसकी शक्ल इतनी डरावनी है, ये इतना बुरा दिखता है, फिर इसको इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में रोल्स कैसे मिल जाते हैं? मैं इस मुद्दे पर बात करना नहीं चाहता था, लेकिन फाइनली मुझे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक्चुअली हकीकत यह है कि जो अभिषेक बैनर्जी है वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, बल्कि दलाल है। आपको याद ही होगा कुछ सालों पहले बॉलीवुड में मी टू आया था, और मी टू में बहुत सारे लोगों के नाम आए थे। बताया गया था कि भाई बहुत सारे लोगों ने लड़कियों का मिसयूज किया है, और जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हेमा कमेटी रिपोर्ट आई है उसमें भी यही कहा गया है। तो हकीकत यह है कि सच्चाई यही है। तो एक्चुअली जब मी टू आया था उसके बाद से जितने भी बॉलीवुड वाले हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो लड़कियों से बात नहीं करेंगे। तो जब निर्माता निर्देशक लड़की से बात नहीं करेगा तो लड़की से बात कौन करेगा? लड़की से बात करेगा कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर लड़की से पूछेगा कि देखो भाई आपको ये करना है, इसके साथ करना है, अगर आप ये कर सकती हो तो फिर मैं आपको रोल दिला देता हूं। देखो मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो ना फिल्म का डायरेक्टर हूं ना निर्माता हूं, मैं तो कास्टिंग डायरेक्टर हूं, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं कास्टिंग करने के, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि अभिषेक बैनर्जी एज ए कास्टिंग डायरेक्टर लड़कियों को पटाता है, लड़कियों को कन्विंस करता है, और लड़कियों को बताता है कि उनको निर्माता निर्देशक के साथ क्या क्या करना है। और जब अभिषेक लड़कियों को पटाता है, कन्विंस करता है और फिर उनकी कास्टिंग करता है, तो जाहिर सी बात है जो उस फिल्म का निर्माता निर्देशक है वो कैसे मना कर सकता है कि भाई तू अपना रोल इस फिल्म में मत रख। तो अभिषेक साथ ही कह देता है कि देखो भाई फिल्म में मेरा ये रोल है। तो जाहिर सी बात है जो निर्माता निर्देशक है वो कहता है कि भाई गारंटेड तेरा रोल है ही, मतलब तेरे बिना तो हम फिल्म बना ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता ना, बातें खत्म हो गई। अब आप ये मत समझ लेना कि भाई 100% ही ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है। जैसे कि अभिषेक बैनर्जी फिल्म स्त्री में भी है और बड़ा रोल है, लेकिन जो फिल्म स्त्री का डायरेक्टर है अमर कौशिक, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा लड़का है, वो सपने में भी ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो एक्चुअली इस फिल्म में ऐसा हुआ होगा कि अभिषेक ने जब कास्टिंग की होगी तो अमर से कहा होगा कि भाई मैं भी अपना एक रोल रखता हूं।
और जैसे कि मैंने कहा कि अमर कौशिक बहुत अच्छा लड़का है, उसने कहा होगा ठीक है भाई तू भी अपना एक रोल रख ले। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में अभिषेक बैनर्जी को दलाली करने के लिए रोल नहीं मिला है, लेकिन 99% फिल्मों में इस बंदे को रोल मिलता है सिर्फ और सिर्फ दलाली करने के लिए। दोस्तों ये फाइनल हो गया है कि आईफा 2024 अबू धाबी में होगा और इसको होस्ट करेंगे SRK प्लस करण जौहर। इसका मतलब यह हुआ कि इस साल का आईफा बड़ा होने वाला है। इस साल का आईफा ऐसा नहीं होगा जिसमें सिर्फ बुढ़ऊ ही बुढ़ऊ नजर आएगा, जिसका सब कुछ करता धरता बुढ़ऊ ही होगा। आप सभी जानते हैं कि SRK और करण जौहर से बढ़िया होस्ट कोई भी इस शो को कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं करण जौहर के सामने हाथ जोड़ता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब किसी तरह हाथ पैर जोड़कर इस शो के करने वालों के सामने अपने बॉयफ्रेंड लुखे मनीष पॉल को इस शो में मत डलवा देना। वो लुक्खा इतना इरिटेट करता है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वो जैसे ही होस्टिंग करने आता है दिमाग खराब हो जाता है, शो को देखने का भी मन नहीं करता, आप यकीन कीजिए भाई साहब। और आईफा कराने वालों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि भाई साहब इस लुक्खे मनीष पॉल को शो में मत डालना, इसको शो से दूर रखना, रिक्वेस्ट है आपसे भाई साहब। फिल्म स्त्री रिलीज हो चुकी है, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई है और अब श्रद्धा कपूर के फैन क्लब्स और राजकुमार राव के फैन क्लब्स के बीच में झगड़ा चल रहा है। राजकुमार के फैन कह रहे हैं कि ये फिल्म उसकी वजह से इतनी बड़ी हिट हुई, श्रद्धा कपूर के फैंस कह रहे हैं कि ये फिल्म उसकी वजह से इतनी बड़ी हिट हुई। हकीकत यह है कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट उन दोनों की वजह से हुई ही नहीं है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है अमर कौशिक, वो बेचारा बहुत ही सीधा लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो अब अमर कौशिक ने कहा है कि भाई साहब ये लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है कि ये फिल्म किसकी वजह से चली है। एक्चुअली ये फिल्म हम सबकी है और हम सबकी वजह से चली है। ये इस बात को दर्शाता है कि अमर कौशिक कितना अच्छा लड़का है। अगर अमर की जगह अनुराग कश्यप होता तो भाई साहब कहता कि सब हटो, मैं एक तरफ हटो, सालो मेरी वजह से हिट हुई है, डायरेक्टर मैं हूं, मैंने फिल्म बनाई है, तुम लोगों को क्या आता है? अबे मैं नंबर 1 डायरेक्टर हूं, मैं जीनियस हूं, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो ये फर्क है अनुराग कश्यप जैसे घटिया इंसान के और अमर कौशिक के बीच में। अमर कौशिक ये कभी नहीं कहेगा कि मैं ही जीनियस हूं, मैं ही सबसे बड़ा डायरेक्टर हूं, ये फिल्म सिर्फ मेरी वजह से हिट हुई है क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। अमर कौशिक हमेशा यही कहेगा कि भाई ये हम सब की फिल्म है, हम सब की वजह से हिट हुई है। तुम चैन हो, तुम ही दर्द हो, तुम हो मेरी जिंदगी। भाई साहब मेरा गाना रिलीज हो चुका है, सुपर हिट हो चुका है। जाइए YouTube पर टाइप कीजिए मेरे साथिया KRK गाना, देखिए मजा आ जाएगा भाई साहब। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।